इस 1906 के अधिवेशन में साथियों अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ। इतना तो आपको याद होगा, यस और नो जरा कमेंट करके बताना। अध्यक्ष पद का विवाद हुआ था, और जो यह अध्यक्ष पद का साथियों विवाद हुआ, तो इस विवाद के बाद दोनों का बीच बचाव हुआ था, वो पूरी कहानी मैं पढ़ा चुका हूं। और बीच बचाव करते करते अंततः 1906 के अंदर में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। ये सबको याद होगा क्योंकि बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार रिपीट करा देता हूं। दादा भाई नौरोजी इस बार अध्यक्ष बने थे, और जब दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बने थे, तो आपको याद होगा कि ये दोनों पक्ष खुश था। एक जो उदारवादी था वो जान रहा था कि ये दादा भाई नौरोजी तो मेरी ही पुरानी विचारधारा के हैं, जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग थे वो जान रहे थे कि इन्होंने धर्म का बहिर्गमन सिद्धांत दिया है और ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो दोनों खुश हुआ करते थे। वैसी परिस्थिति के अंदर में नौरोजी ने अचानक से इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव, कितने प्रस्ताव जरा कमेंट करो सभी लोग, 4 प्रस्ताव पारित किया। दादा भाई नौरोजी ने इसमें 4 प्रस्ताव साथियों यहां पर पारित किए थे, और ये जो 4 प्रस्ताव थे, इनमें सबसे पहला जो प्रस्ताव था साथियों स्वदेशी का। दूसरा प्रस्ताव था, आपको याद होगा, बहिष्कार का। तीसरा प्रस्ताव साथियों हुआ करता था राष्ट्रीय शिक्षा का, और चौथा प्रस्ताव साथियों हुआ करता था स्वराज का। ये 4 प्रस्ताव आपको याद होंगे। सर यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। अब आप जान रहे थे कि जब ये अधिवेशन शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया। क्यों भाई? क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड ये वाले जो 2 प्रस्ताव थे ना, इसी को लेकर के विवाद था, इसी को लेकर के विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ मेरे दोस्तों? जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग नेता थे, यानी जो उदारवादी नेता थे, ये उदारवादी नेता नहीं चाहते थे कि ये स्वदेशी और बहिष्कार यहां पारित किया जाए। क्यों भाई? क्योंकि अगर स्वदेशी और बहिष्कार अधिवेशन में पारित कर दिया जाएगा तो आपको याद होगा कि यह पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगा। आपको याद होगा कि अगर यह अधिवेशन में पारित कर दिया जाएगा तो यह पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगा। ठीक है जी, इतना सबको याद होगा। वैसी परिस्थिति के अंदर में मैं कमेंट खोल ही लेता हूं इस स्क्रीन पर, है ना, छोड़िए रहने दीजिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर में क्या हुआ कि विवाद यहां से हुआ। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे लिख देता हूं क्यों विवाद हुआ। क्योंकि उदारवादी स्वदेशी और बहिष्कार को, बहुत एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में हूबहू मिलेगा। उदारवादी स्वदेशी एवं बहिष्कार को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। मतलब उदारवादी ये नहीं चाहते थे कि ये बंगाल से बाहर जाए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं चाहते थे कि ये बंगाल से बाहर जाए? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आप इस बात को जानते हैं कि अगर ये दोनों आंदोलन बंगाल से बाहर जाएगा तो इन उदारवादियों की जो पकड़ है आंदोलन पर क्या हो जाएगी? पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। और जब आंदोलन पर पकड़ कमजोर बन जाएगी तो जो नए नए नेता आए हैं, बाल लाल पाल घोष, वो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बन जाएंगे और धीरे धीरे उग्र राष्ट्रवादियों का वर्चस्व जो है कामिल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई ये तो पेश कर दिया गया। जब पेश कर दिया गया तो उदारवादी जो है साथियों क्या हो गए? उदारवादी मेरे साथियों नाराज हो गए, और उदारवादियों ने कहा ठीक है, अभी तो तुम्हारी सरकार है तो तुम जो चाहो वो, अभी तुम अध्यक्ष हो, जो चाहो वो पारित कर दो। अगले बार हम जब अध्यक्ष बनेंगे, रवि जी मैं दिखवा लेता हूं मेरे भाई, आपके कमेंट को कॉपी पेस्ट मत करिए, मैंने देख लिया है, मैं एक बार चेक करा लेता हूं क्या मामला है। ठीक है रवि। अब उदारवादियों की नीतियों का यहां पर विरोध कर रहे थे उग्र राष्ट्रवादी, क्योंकि उग्र राष्ट्रवादियों का कहना था कि हम याचना और याचिका की नीति नहीं करेंगे। बाल गंगाधर ने, तिलक ने साफ साफ कहा था, याद होगा आपको, ये तिलक का कथन है, तिलक ने साथियों कहा था, आपको याद दिला देता हूं कि तिलक ने क्या कहा था। तो तिलक ने एक कथन दिया था, और तिलक ने कहा था साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और तिलक ने क्या कहा था? तिलक ने कहा था कि अब यानी 1906 के अधिवेशन के आगे हम याचिका और याचना की नीति का विरोध करते हैं, हम उग्रवादियों के द्वारा उदारवादियों की याचिका और याचना की नीति का विरोध करते हैं। तिलक ने कहा था कि हम उदारवादियों की याचिका का मतलब क्या होता है? फाइल वाला काम। याचिका एवं याचना की नीति, याचना मतलब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना, याचना की नीति का विरोध करते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम साहब जो है, हम उदारवादियों की तरफ फिर से नहीं है, हम इस बार छोड़ने के मूड में कहीं से नहीं। और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में साथियों क्या हुआ? तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में अचानक से स्वदेशी और बहिष्कार की लहर दौड़ पड़ी। अब जब स्वदेशी और बहिष्कार की लहर दौड़ पड़ी तो धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ रहा था। उग्र राष्ट्रवादी ये चाहते थे कि जो अगला अधिवेशन है, यानी जो ये 1907 का अधिवेशन है, ये 1907 का अधिवेशन है, ये चाहते थे इसका जो प्रस्तावित स्थान था, वो प्रस्तावित स्थान साथियों नागपुर हुआ करता था। वो चाहते थे कि अधिवेशन नागपुर में हो। क्यों? ऐसा आपसे एनसीईआरटी में ये बताया है कि नागपुर इसलिए क्योंकि नागपुर उग्र राष्ट्रवादियों का गढ़ था, वहां की जो विचारधारा थी वो उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा थी, उग्र राष्ट्रवादियों का गढ़ था। कैसे आप चाहते हैं कि भाई मेरे इलाके में होगा तो हम देख लेंगे, तो बस वही बात थी। यहां पर ये इलाका जो है, ये नागपुर इलाका उग्र राष्ट्रवादियों का था, बाल लाल पाल घोष का इलाका था, वहां उनका वर्चस्व था, तो ये चाहते थे कि यहां पर अध्यक्ष हो। और यहां पर ये पहले ही फाइनल हो चुका था कि अगर नागपुर में अधिवेशन हुआ तो या तो लाला लाजपत रॉय या बाल गंगाधर तिलक, यही दोनों में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। यह तय था कि अगर यहां नागपुर में अधिवेशन हुआ तो या तो तिलक बनेंगे या लाला लाजपत रॉय बनेंगे। लेकिन यह स्थान का विरोध होने लगा, यह नागपुर का विरोध हुआ, और विरोध कौन करेगा? उदारवादी करेंगे, और अंततः विरोध जो है सफल हुआ, और इसके बाद स्थान जो है यह तय हुआ कि अब नया स्थान पर होगा, और नया स्थान जो यहां पर तय हुआ साथियों, वो नया स्थान कोई और नहीं बल्कि सूरत हुआ करता था। और सूरत आप जानते हैं कि ये जो सूरत का इलाका है साथियों, ये उदारवादियों का गढ़ है, ये उदारवादियों का गढ़ है।
और जब यह स्थान तय हुआ कि नागपुर में बैठक ना होके बैठक सूरत में होगी, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में साथियों, वैसी परिस्थिति के अंदर में यहां अध्यक्ष बना। और जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पर अध्यक्ष कौन बना। तो आपको भी याद होगा, मैंने भी आपको पढ़ाया है कि यहां पर अध्यक्ष बने डॉक्टर रास बिहारी। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बोस है कि घोष है, तो घोष है, इस बात को जी वाला घोष है, ध्यान रखिए। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने और इस बार जो अध्यक्ष बने वो रास बिहारी घोष जो है, डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। और जैसे ही ये अध्यक्ष बने, जैसे ही ये अध्यक्ष बने तो अफवाह उड़ने लगी। क्यों? मान लीजिए जैसे कैसे होता है कि आपका आदमी, मान लीजिए कि आपके चचा जो है अभी मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएं, आपके चाचा जो हैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो जब आपके चाचा बिहार के अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो कहना है अब हम जो चाहेंगे वो होगा। अब सोच रहे हैं कि वाला रोड तोड़वा के अपने घर तक रोड बनवा दें, अंदर तक। हम सोच रहे हैं कि जो पटना का अटल सेतु है, ये अटल पथ को जुड़वा दें अपने घर से। चाचा हमारे मुख्यमंत्री हैं तो हम जो चाहें वो, समझ मेरी बात को, हम जो चाहें वो। अरे भाई, श्रेयांश कॉपी पेस्ट मत करो यार, सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कंप्लीट हिस्ट्री का बैच लाइए, जो आप पढ़ाते हैं याद हो जाता है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं और साथियों अफवाह या उड़ी कि वो 4 प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएंगे। कौन से 4 प्रस्ताव? जिस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, वो 4 प्रस्ताव रद्द होंगे। भाई हमारे चर्चा मुख्यमंत्री हैं, वही वाली बात हो गई। तो एक अफवाह उड़ी और अफवाह ये थी कि अब वो चारों प्रस्ताव, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, उसको हम लोग रद्द कर देंगे। और उसमें भी खासकर 2 को तो कंफर्म है। एक है वो आपका कौन सा, स्वदेशी, और दूसरा है बहिष्कार। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर में जब यहां तक बात पहुंच गई तो बैठक शुरू हुई साथियों। बैठक ये हॉल है मान लेते हैं, यहां सामने 2 कुर्सियां लगी और इन 2 कुर्सियों पर 2 बड़े लोग जो है बैठे। एक बैठे डॉक्टर रास बिहारी और दूसरे बैठे फिरोज शाह मेहता। और यहां पर जो है कांग्रेस के मेंबर बैठे हुए थे, कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए थे, ठीक है। और चारों तरफ से ऑडियंस बैठी हुई थी। अब ये जैसे ही बैठक आहूत हुई, जैसे ही बैठक शुरू हुई तो हल्ला हंगामा होने लगा, क्योंकि बाहर में तो अफवाह उड़ा दी गई थी कि वो 4 के 4 प्रस्ताव क्या कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। अब वैसी परिस्थिति के अंदर में जब 4 के 4 प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएंगे, ऐसा अफवाह उड़ा, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में पीछे से किसी दो व्यक्ति ने ताबड़तोड़ चप्पल चलाया और वो चप्पल फिरोज शाह मेहता को लगी। अब बताइए कि वो आदमी जो है बैठा हुआ है उपाध्यक्ष के पद पर और उसको चप्पल लग जाएगी तो मामला बिगड़ेगा। मान लीजिए मोदी जी बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं बैठक में, अब पीछे से कोई चला दे और वैसी परिस्थिति में क्या होगा? उसको सजा मिलेगी। अब यही यहां पर मामला बिगड़ गया, जब पीछे से चप्पल चली तो इन्होंने बैठक को ही रद्द कर दिया। इन्होंने बोला कि बैठक ही नहीं होगी और इन्होंने बैठक को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन यहां पर एक और वाक्य हुआ जो आपको आम नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा। वो वाक्य ये था साथियों कि जब ये चप्पल चली तो लाला लाजपत राय समझ चुके थे। लाला लाजपत राय बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लाला लाजपत राय साथियों समझ चुके थे। लाला लाजपत राय को समझ में आ चुका था कि ये कांग्रेस को तोड़ देगा, क्योंकि अगर पीछे से चप्पल चलाया गया तो सब समझेगा कि एंटी पार्टी वाला चलाया है। और आप जानते हैं कि ये उदारवादी हैं, और अगर ये उदारवादी हैं तो ये समझेंगे कि चप्पल जो है उग्र राष्ट्रवादियों ने चलाया है। बाल लाल पाल घोष की उग्र राष्ट्रवादी ने चलाया है, राष्ट्रवादियों ने चलाया है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? और ऐसी परिस्थिति के अंदर में साथियों, ऐसी परिस्थिति के अंदर में लाला लाजपत राय ने 3 बार लिखित रूप से माफी मांगी। 3 बार लिखित रूप से माफी मांगी कि भाई माफ कर दीजिए, बैठक शुरू कीजिए, माफी मांगी। 3 बार लिखित रूप से लाला लाजपत राय ने रास बिहारी से माफी मांगी। किससे माफी मांगेंगे? ये रास बिहारी से। लेकिन रास बिहारी जो है नशे में चूर, बोलते हैं कि ना हम माफ करने वाले नहीं, हम माफ करने वाले नहीं। और वैसी परिस्थिति के अंदर में साथियों बैठक को रद्द कर दिया जाएगा। और बैठक रद्द होगा तो वो तो ठीक है, और यहीं पर घोषणा होगी कि सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर घोषणा होगी कि सिर्फ उदारवादी मार्च 1908 में, उदारवादी मार्च 1908 में इलाहाबाद में बैठक में आएंगे। और जानते हैं ऑफिशियली तो घोषणा नहीं हुई, लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो रास बिहारी बोस ने घोषणा की कि सिर्फ उदारवादी आएंगे। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि जब बात यहां पर सिर्फ उदारवादियों को बुलाने की हुई, इसीलिए कहा जाता है कि भैया उग्र राष्ट्रवादी और उदारवादी में टूट गया। खुशबू है कि सर ये बात आप पहले नहीं बताए थे। इस बैच में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा खुशबू। और पढ़िए ना, पढ़िए खुशबू, ज्यादा डिटेल में, है ना, फायदा करेगा आपको ना बाबू। अगर आप कहिएगा तो हम जैसे पहले पढ़ाते थे पिछले बैच में उससे शॉर्ट में पढ़ा देंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि जहां जरूरत है वहां डीप जाना चाहिए। डीप जाने से समय नहीं बर्बाद होता है, आपके पास बहुत समय है, एग्जाम से पहले आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सुनिए, अब सिर्फ उदारवादी आएंगे, आप समझिए इस बात को। इस इतिहासकार कहते हैं कि जो सिर्फ शब्द लगा हुआ है,
इसी से यह पता चलता है कि कांग्रेस दो भागों में टूट गई। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि 1907 में कांग्रेस का दो भाग में विभाजन हो गया। एक भाग हुआ जिसका नाम पड़ा गरम दल, और दूसरे का साथियों नाम पड़ा नरम दल, और दूसरे का नाम पड़ा साथियों गरम दल। क्या ये सबको बात समझ में आई? यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आई कि कांग्रेस दो भागों में टूट गई? एक का नाम नरम दल और दूसरे का नाम गरम दल है, दूसरे का नाम गरम दल। अब आते हैं आगे। अब जब बैठक कहां बुलाई गई है भाई? इलाहाबाद में बुलाई गई है। और इलाहाबाद में जब बैठक बुलाई गई है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बैठक होगी, है ना। मार्च 1908 आया। स्थान क्या रहेगा? स्थान रहेगा इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर रासबिहारी घोष। और यहां इस बैठक के अंदर में, यहां इस बैठक में साथियों यह तय होगा, इस बैठक में क्या होगा, तो इस बैठक में क्या तय होगा साथियों? तो इस बैठक में यह तय होगा कि मुस्लिम लीग का तो संविधान बन चुका है। इस बैठक में यह तय होगा कि दिसंबर तक कांग्रेस का, दिसंबर तक कांग्रेस का संविधान तैयार करना है। कांग्रेस का संविधान का डेडलाइन कब तय होगा? कि इसी साल दिसंबर महीने में कांग्रेस का संविधान तैयार कर देना है, और तब जाकर हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। और नई बैठक में यह तय हुआ कि हम जो है कांग्रेस का संविधान तैयार करेंगे। और अंततः साथियों आपको याद होगा कि इसके बाद दिसंबर की जो ये बात आती है, इसके बाद जो ये दिसंबर की बात आती है, तो ये दिसंबर वाला जो मामला है, ये दिसंबर में बैठक हुई और दिसंबर 1908 में बैठक बुलाई गई। आप जानते हैं कि दिसंबर 1908 में बैठक जो है साथियों मद्रास में हुई। और बैठक कहां हुई? जरा सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों। बैठक मद्रास में हुई। और मद्रास के इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कांग्रेस का संविधान पारित किया गया। कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। और जब यह संविधान पारित हुआ कि भाई कांग्रेस अब इस संविधान से चलेगी, जैसे देश चलाने का संविधान है वैसे ही कांग्रेस चलाने का संविधान है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इसी कांग्रेस के संविधान का हवाला देते हुए, इसी संविधान का हवाला देते हुए सभी उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को, सभी उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को कांग्रेस से 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। सभी के सभी कांग्रेस के जितने भी गरम दल के नेता थे, बाल लाल पाल घोष, इन सबको कांग्रेस से क्या किया गया? तो इन सबको कांग्रेस से 7 साल के लिए निकाल दिया गया। अब आप समझिए कि देश, हाँ पहले अगर प्रतिभा अगर बोस लिखा हुआ था तो उसको सुधार लीजिए, ये घोष ही होगा, ठीक है ना, ये घोष ही होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चरखा वाला तिरंगा कई बार बताया है, 1931 में फहराया गया। कितनी बार बताएंगे आरती कुमारी जी? कॉपी में आपके लिखा हुआ होगा, अधिवेशन खोल के देखिए। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने थे और वहीं पर चरखा वाला तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। चलिए आइए, अब यहां पर जब 7 वर्षों के लिए निकाल दिया गया तो अंग्रेजों को दिखा रहे भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है। अंग्रेजों को ये दिखा कि अरे भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है कि कांग्रेस को, हम तो चाहते हैं ना कि हमारे पड़ोसी जो है, पड़ोसी में लड़ाई होते रहे, तो हम उसका फायदा उठाएंगे। हर लोग तो ये चाहते हैं कि पड़ोसी में लड़ाई होते रहे कि हम अपना फायदा उठा लें, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। अब अंग्रेजों के पास भी एक बड़ा अच्छा मौका था, अंग्रेजों के पास भी एक बड़ा अच्छा मौका था, और अंग्रेजों ने, बैटरी चेंज करना होगा ना, एक बैटरी बचा हुआ है। अब अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया। अंग्रेजों ने कैसे फायदा उठाया जरा देखो। अंग्रेजों ने कैसा फायदा उठाया? उन्होंने बारी बारी से सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तिलक की। आप जानते हैं कि तिलक ने क्या किया? तो तिलक ने एक लेख लिखा, तिलक ने एक आर्टिकल लिखा। बहुत सारे बच्चे करेंगे सर इसमें आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, अभी तुम देखो कितना डिटेल में पढ़ाएंगे, आज मूड में आए हैं, है ना। लेख लिखा। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर आप तो ऐसे रख लेते हैं कि 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन जो लेख लिखा उस लेख का टाइटल क्या था? बमबारी। तिलक ने क्या लिखा? तिलक ने यह लेख लिखा साथियों कि बमबारी, क्योंकि बमबारी हो रही थी तो तिलक ने लिखा कि बमबारी रोकने का सही अर्थ यही होगा कि, बमबारी रोकने का सही अर्थ यही होगा कि लोगों को स्वराज, बमबारी रोकने का सही अर्थ यही होगा कि लोगों को स्वराज प्रदान करने के अधिकार की शुरुआत हो, लोगों को स्वराज प्रदान करने की।
अब जैसे तिलक ने ये लिखा तो अंग्रेजों ने गुस्सा कर लिया, यार ये तो देशद्रोह वाली बात कर रहा है। बताइए इतनी सी बात पर अंग्रेजों ने इस व्यक्ति को तिलक को मुकदमा कर दिया। तिलक पर साथियों मुकदमा हुआ और मुकदमा के बाद इनको सजा हुई, और सजा जानते हैं कितना? 6 वर्ष। और कौन से जेल भेजे गए? तो आपको पता होगा, मांडले जेल भेजे गए। कौन से जेल भेजे गए? मांडले जेल। कहां पर है मांडले जेल? तो मांडले जेल कहते हैं वर्मा में है, वर्मा में, म्यांमार जिसे आज के डेट में आप कहते हैं, उसी म्यांमार के इस मांडले जेल में भेज दिया गया। अब इसके बाद 3 बड़े नेता और कौन बचे? 3 बड़े नेता में एक नाम आता है, दूसरा नाम आता है अरविंदो घोष का। अरविंदो घोष के ऊपर भी मुकदमा हुआ अलीपुर बम कांड में। इनके ऊपर जबरदस्ती अलीपुर बम कांड का मुकदमा हुआ, जेल भेजे गए, जेल से इनको छुड़ाया गया। और जब सिया दास ने इनको जेल से छुड़ाया, ये साहब अलीपुर बम कांड में फंसे तो जेल भेजे गए, और जेल से जब ये निकले तो निकलने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और बोला कि नहीं भाई, अब मैं राजनीति में काम नहीं करूंगा, और संन्यास लेकर ऑरोविलो आश्रम की स्थापना की। एग्जाम में पूछता है कि ऑरोविलो आश्रम किसका है, तो याद रखिएगा साथियों, ये ऑरोविलो आश्रम जो है, ये ऑरोविलो आश्रम जो है किसका है? तो इसी अरविंदो घोष का है। और आपसे पूछे कि ये कहां है, तो कहिएगा कि शशि सर के विद्यार्थी हैं। बोले शशि सर थोड़ा रेगुलर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो दमदार पढ़ाते हैं। ये है पुडुचेरी में, पुडुचेरी। तीसरा व्यक्ति जो बचा यहां पर साथियों, उनका नाम था लाला लाजपत रॉय। ये धनिक परिवार से ये भी आते थे। लाला लाजपत रॉय को पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस खोज रही है कि लाला भाई तू किधर है, पुलिस खोज रही है कि लाला भाई तू किधर है। और ये लिखा है सर अब कब क्लास होगा? कल से भी, कल भी क्लास होगा, कल शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है ना। और शाम में 6 बजे कल से होगा। आज भर सिर्फ 8 बजे लगाए थे क्योंकि बहुत दिनों से जाम हो गया था इंजन, है ना। आज भर सिर्फ लगाए थे, कल से शाम 6 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है, चलिए तो यहां पे आगे अब आते हैं बिपिन चंद्र पॉल की बात कर लेते हैं, लाला लाजपत रॉय की बात कर लेते हैं। लाला लाजपत रॉय जो है देश छोड़कर विदेश चले गए। बोले कि भैया भारत में अगर रहेंगे तो विदेश चले गए, भारत में अगर रहेंगे तो ये सब हमें गिरफ्तार कर लेगा, और ऐसी परिस्थिति में ये विदेश चले गए। और चौथा कौन बचा? बाल हो गया, लाल हो गया, पाल बचे, यानी बिपिन चंद्र पॉल। अगला जो नाम बचा साथियों, अगला नाम था बिपिन चंद्र पॉल का, बिपिन चंद्र पॉल चौथा। और अगर बिपिन चंद्र पॉल की बात करें तो इनके ऊपर भी मुकदमा हुआ, कुछ देर के लिए ये भी जेल भेजे गए, और अंत में इन्होंने भी राजनीति से संन्यास ले लिया। बिपिन चंद्र पॉल ने भी सक्रिय राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से साथियों, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। और इस प्रकार से सबसे ज्यादा अगर सूरत का विभाजन हुआ तो फायदा किसको मिला? सबसे ज्यादा अगर सूरत का विभाजन हुआ तो हमको बताइए कि फायदा किसको मिला? सबसे ज्यादा अगर सूरत विभाजन का किसी को फायदा मिला तो वो कौन है? अंग्रेज हैं। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने कांग्रेस की टूट का फायदा उठाया और भारतीयों को 2 अलग अलग भागों में, 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। क्या ये बात आपको समझ में आई है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यस सर इट इज क्लियर, सर इट इज क्लियर। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर ये क्लियर है। अगर आप मुझे कहेंगे कि यस सर क्लियर है तो हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातचीत करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? क्लियर है तो बताइए यस और नो। जब विभाजन हुआ था तो विभाजन के बाद इस बंगाल के अंदर में विभाजन जब हो रहा था, बंगाल का विभाजन, तो उस बंगाल के विभाजन के टाइम पीरियड पर ब्रिटेन ने बहुत सारी दमनकारी नीतियों को अपनाया था। दमनकारी नीति कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर बंगाल के अंदर में जो एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और उनका नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? किंग्सफोर्ड। ये जो किंग्सफोर्ड साहब थे, किंग्सफोर्ड साहब बड़े ही कड़े मिजाज के अधिकारी थे। इस किंग्सफोर्ड ने इस पूरे बंगाल के क्रांतिकारियों को जेलों में बंद किया, पीटा, मारा। मतलब बंगाल में क्रांतिकारियों को अगर सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया, क्रांतिकारियों का दमन किया, अगर क्रांतिकारियों का दमन किया तो व्यक्ति कोई और नहीं, एक नंबर पे किसी का अगर नाम आएगा तो वो किंग्सफोर्ड होगा। किंग्सफोर्ड अपने दमनकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। किंग्सफोर्ड ने मार लाठी मार बम से लोगों को तबाह कर दिया। उसके बाद किंग्सफोर्ड जब मजिस्ट्रेट के बाद धीरे धीरे ये जिला जज बने, वहां मजिस्ट्रेट के बाद किंग्सफोर्ड जो है वहां कलकत्ता सूबे के मुख्य न्यायाधीश बने। और जब ये प्रमोशन इनको हुआ तो प्रमोशन करके इनको कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और जब ये कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश बने तो भाई जज साहब बन गए। तो जब जज साहब बने तो जितने भी युवा क्रांतिकारी को पुलिस पकड़ के लाती थी, सजा उनको ये कठोर से कठोर सजा, क्रूर से क्रूर सजा देने के लिए ये व्यक्ति जाना जाता था। जब ये मुख्य न्यायाधीश बना तो इसने क्रांतिकारियों को कठोर एवं क्रूर सजाएं दी। बड़ी सजा, कठोर एवं क्रूर लिख लीजिए, इतनी क्रूर की जिसको आप कह नहीं सकते हैं, क्रूर सजा दी। अब बताइए कि क्रांतिकारी इससे खुश रहेंगे कि नाराज रहेंगे? जब इसके लोग, ये मजिस्ट्रेट था तो यहां पे खूब दमन करवाया। जब ये कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश बना तो इसने लोगों को ऐसी वैसी एन तेन ननेन प्रकारेन सजा दी, और उसके लिए जाना जाता था। अब ये इतना ज्यादा क्रांतिकारियों को शारीरिक दंड देता था, इतना ज्यादा ये व्यक्ति शारीरिक, पता नहीं शारीरिक में गलती लिख रहा हूं मुझे पता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गलती है ना, कुछ तो गलती लिख रहा हूं मैं, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। ऐसे लिखाएगा क्या? ठीक है, जो भी है, इन्होंने बहुत सारी शारीरिक दंड दिए। मतलब लोगों को 10-10 किलोमीटर तक, या सॉरी 10-10 कर रहा हूं, लोगों को 100-100, 200 मीटर तक छाती के बल जो है बंदूकें उसके ऊपर पीठ पर रख दी जाती थी और छाती के बल घसीट कर ले जाता था। ऐसी यातनाएं दी हैं इसने।
अब ये इतना ज्यादा ये शारीरिक दंड या यातना देने के लिए जाना जाता था कि जितने भी क्रांतिकारी थे उसको रडार पे लिए हुए थे कि बउआ जिस दिन तू भेटा गया उस दिन तुमको मारकर धुआं उड़ा देंगे। समझ में आया बात? उसी बीच में इस व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है और इसको जिला अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है। कहां भेजा जाता है? तो मुजफ्फरपुर भेजा जाता है। अब इतना ज्यादा इसका भाई ये तो अंग्रेजों के लिए अच्छा ही काम कर रहा है, अंग्रेज तो इससे खुशी होंगे। अब अंग्रेज इससे खूब खुश हुए और जब अंग्रेज खुश हुए कि भाई एकदम ठीक करो, वेरी गुड कि तुम क्रांतिकारियों का दमन कर रहे हो, तुम क्रांतिकारियों को क्रूर सजा दे रहे हो। और वैसी परिस्थिति के अंदर में इस व्यक्ति का क्या हुआ? इस व्यक्ति का प्रमोशन अंग्रेजों ने कर दिया। और जब इस व्यक्ति का प्रमोशन हुआ तो ये व्यक्ति प्रमोट करके क्या बना? तो हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर का साथियों इसको डीएम बनाया गया। मुजफ्फरपुर का जिला अधिकारी बना। और जब ये मुजफ्फरपुर का जिला अधिकारी बना तब यहां के जो बंगाल के क्रांतिकारी थे इन्होंने तय कर लिया कि बउआ तोरा मुजफ्फरपुर में घुस के मारेंगे। चुनौती देने के लिए लोगों ने कहा कि अब तुमको चुनौती नहीं देंगे। उसके बाद अरविंदो घोष आए जो चले गए हैं कहां? पुडुचेरी, अभी जाने ही वाले हैं, इसी के बाद पुडुचेरी जाएंगे। अरविंदो घोष ने आवाज लगाई कि कौन वो वीर बांकुरा है जो मुजफ्फरपुर जाकर किंग्सफोर्ड की हत्या करेगा। इस व्यक्ति ने यह बोली लगाई कि कौन वो व्यक्ति है जो मुजफ्फरपुर जाकर इस किंग्सफोर्ड की हत्या करेगा। तो दो लोग साहब खड़े हुए। पहले लोग जिसका नाम था खुदीराम बोस और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम क्या हुआ करता था? तो उसका नाम था प्रफुल्ल चाकी। इन दो लोगों तैयार हुए और इन दोनों ने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूं, अपना सर्वोच्च निर्वछावर करने को तैयार हूं और मैं जाने के लिए तैयार हूं। और वैसी परिस्थिति के अंदर में एक साहसिक कार्य जो किया जाना था, वो कार्य कुछ नहीं था। वो साहसिक कार्य जो करना था, वो साहसिक कार्य यही था कि किंग्सफोर्ड की हत्या करनी थी। प्लानिंग बना और प्लानिंग बनने के कारण साथियों ये दोनों के दोनों लोग साथियों क्या हुए? इन्होंने एक डेट तारीख तय की और वो तारीख थी 30 अप्रैल 1908। वो डेट तय हुआ कि 30 अप्रैल 1908 और यही वो दिन था जिस दिन अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देनी थी और बताना था कि अगर तुम हमारा दमन करोगे तो हम तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में 30 अप्रैल को इन लोगों ने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया? तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी के ऊपर बम फेंककर हमला किया। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया। इन्होंने बम तो फेंका किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, लेकिन निशाना चूक गया। और जब निशाना चूका तो यह बम किसी और को जाके लग गया। और वो था, वहां पर एक वकील साहब हुआ करते थे, बैरिस्टर हुआ करते थे और उनका नाम क्या था? मुजफ्फरपुर में कहां? एक भाई पूछ रहे हैं। तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया। वहां पे एक ये हुआ था क्लब, मुजफ्फरपुर में यूरोपीय क्लब हुआ करता था। यूरोपीय क्लब के सामने जैसे ही ये लोग पहुंचे, गाड़ी इनकी जैसे ही यूरोपीय क्लब के सामने से पास की, वैसे ही साथियों इन्होंने क्या किया? तो किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया। निशाना चूक गया साथियों, निशाना जो है चूका। और चूकने के बाद ये कहां लग गया? तो साथियों ये एक बैरिस्टर हुआ करते थे, वकील हुआ करते थे, बैरिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था प्रिंगले कैनेडी। क्या नाम था? जरा रिपीट करो। उनका नाम था प्रिंगले कैनेडी। बैरिस्टर हुआ करते थे साथियों प्रिंगले कैनेडी। इनके गाड़ी पर जाकर बम लगा। अब निशाना चूकने के बाद जब इनकी गाड़ी पर साथियों बम लगा तो इनकी गाड़ी पर दो लोग सवार थे साथियों। एक इनकी पत्नी जिसकी मृत्यु हो गई और प्लस इनकी बेटी, उसकी भी मृत्यु हो गई। ये दोनों जो है मारे गए साथियों, ये दोनों मारे गए और किंग्सफोर्ड जो है बच गया। किंग्सफोर्ड की गाड़ी बच गई और किंग्सफोर्ड भी बच गया। अब मुझे बताइए कि जब किंग्सफोर्ड बच जाएगा तो किंग्सफोर्ड तो खोजेगा भैया, कि किंग्सफोर्ड तो खोजेगा कि तुम लोग हो कहां, किसने मुझे हाँ भैया, जेल जाने के पहले का बात है। जेल ये लोग 1908 के अंत में जाएंगे। ये जो बाल लाल पाल घोष हैं, ये मैंने आपको क्या बताया कि 1908 के अंत में जेल जाएंगे। तो दोनों को रिलेट कर लीजिए शिवांगी, ठीक है? मैंने सूरत में इसलिए बता दिया कि मैंने सूरत का इंपैक्ट बताया कि सूरत में भी तो मार्च में बैठक होगी और मार्च के बाद ही तो अंग्रेज एक्टिव होंगे और दिसंबर में उन लोगों को जेल भेजा जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, क्लब के पास मेरा घर है। बहुत शुक्रिया भाई, आपका घर है। तो कवरेज भाई कह रहे हैं कि क्लब के पास मेरा घर है। खैर सुनिए, अब यहां से क्या होगा भाई? अब यहां से क्रांतिकारी क्या करेंगे? तो दोनों भागेंगे। कौन कौन भागेगा भाई? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी के बारे में। प्रफुल्ल चाकी जब भागेंगे तो इनको पुलिस जो है अरेस्ट करने पहुंचेगी और पुलिस जो है इनको जेल में गिरफ्तार कर लेगी। और जैसे ही पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, अब देखेंगे कि हमारे पास कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो ये स्वयं को गोली मार लेंगे। ये स्वयं क्या करेंगे? पिस्टल निकालेंगे और स्वयं को गोली मार के अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे और इनका कहानी समाप्त। प्रफुल्ल चाकी पुलिस के द्वारा रोके गए, इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, इन्होंने पिस्टल निकाला और स्वयं को गोली मार ली। उसके बाद ये तो खुद को मार लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति बचेगा जिसका नाम है खुदीराम बोस। और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में अगले स्लाइड पर बात की जाए। एक व्यक्ति वहां से भागेगा जिसका नाम है खुदीराम बोस। और साथियों खुदीराम बोस वहां से भागेंगे। खुदीराम बोस जब वहां से भागेंगे साथियों, तो यहां से भागे और लगभग 30 से 35 मील की दूरी पर, 30 से 35 मील दूर दौड़ते दौड़ते भागते भागते ये एक जगह पहुंचेंगे जिस जगह का नाम होगा वैनी रेलवे स्टेशन।
वैनी रेलवे स्टेशन। और यहां पहुंच के हांफते 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 पहुंच के रुकेंगे और सोचेंगे कि थोड़ा न्यूज सुन लिया जाए, थोड़ा न्यूज सुन लिया जाए। और वैसी परिस्थिति के अंदर में रेडियो निकालेंगे, ऐसे लगाएंगे, सुनने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। तो वैसे ही रेडियो पर आवाज आएगी कि बम फेंका गया लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया, किंग्सफोर्ड को बम नहीं लगा। और प्रफुल्ल चाकी तो मार के निकले थे कि किंग्सफोर्ड को लग गया। अभी भागे भागे हांफते हांफते प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और निकाला रेडियो, और रेडियो निकाल के कोना में लुका के सुन रहे हैं। तो आवाज आई कि रेडियो से आवाज आई कि बम का हमला हुआ किंग्सफोर्ड पे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। तो इनके मुंह से आवाज निकल गई, क्या किंग्सफोर्ड बच गया। जैसे ही ये इनके मुंह से गलती था कि गलती से आवाज निकल गई, और इस व्यक्ति के मुंह से जो है वैनी रेलवे स्टेशन पर जब ये आदमी पहुंचा तो इनके मुंह से आवाज निकल गई। रेडियो सुनते सुनते वैनी रेलवे स्टेशन पर साथियों, रेडियो जब इन्होंने सुना तो रेडियो सुनते सुनते साथियों, रेडियो सुना और उसी टाइम पीरियड पर इसमें आवाज निकली। और इनके मुंह से क्या आवाज निकली, तो निकला, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा। अब जैसे ही ये आवाज निकली, अगल बगल का लोग सुन लिया और लोग जाके पुलिस को कह दिया, लोग पुलिस को कह दिया। पुलिस आई और पुलिस आने के बाद, ठीक है फिरदौश, अमन सर का आवाज कॉमर्स वाले का ब्रेक करता है ना, कॉमर्स की क्लास में चेक करवा लूंगा मैं। किंग्सफोर्ड, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा। और जब ये आवाज आई तो वैसी परिस्थिति के अंदर में लोगों ने इनको पुलिस को बता दिया, पुलिस को खबर कर दी। पुलिस तो रेलवे स्टेशन पे थी ही, पुलिस को खबर हो गई, पुलिस को खबर हो गई, पुलिस आई और इनको गिरफ्तार कर लिया। यहां से किंग्सफोर्ड जो है, यहां से खुदीराम बोस क्या कर लिए जाएंगे साथियों, तो यहां से खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इतना तो यूपीएससी में नहीं पूछता है। गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, गिरफ्तार करने के बाद इन पर हत्या का मुकदमा होगा, इन पर हत्या का मुकदमा होगा। और अंततः साथियों, हत्या का मुकदमा होने के बाद अंततः आप जानते हैं 11 अगस्त 1908, सभी लोग ये डेट याद कर लीजिए, आजकल डेट खूब पूछता है बीपीएससी में, है ना। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में अंततः 11 अगस्त को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। और अंततः साथियों, एक होनहार लड़का देश के लिए चल बसा। और आप जानते हैं कि जब ये व्यक्ति गया तो इसके बाद 2-3 सवाल यहां से और पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये है कि इस वैनी रेलवे स्टेशन को किस नाम से जानते हैं, तो आज का भी नाम बदल दिया गया। इसका नाम अब कर दिया गया है, स्टेशन का नाम खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन, समस्तीपुर में पड़ता है ये, पूसा रेलवे स्टेशन, खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया। इस सेंट्रल जेल का भी नाम बदल दिया गया, और इस सेंट्रल जेल का भी नाम बदल के रख दिया गया खुदीराम बोस सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर के अंदर में। अब रुक जाइएगा साथियों, इतना ही नहीं हुआ। जब ये व्यक्ति 11 अगस्त को मरे तो देश के सबसे पहली बात, देश के सबसे कम उम्र के युवा जिसे फांसी दी गई, ये भगत सिंह से भी कम उम्र के थे। मतलब आज तक के भारत के इतिहास में जो सबसे कम उम्र का लड़का था जिसको फांसी दिया गया, तो वो मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में खुदीराम बोस का था। जब खुदीराम बोस फांसी के फंदे को चूम रहे थे, जब खुदीराम बोस फांसी के फंदों को चूम रहे थे, जब खुदीराम बोस फांसी के फंदों को चूम रहे थे, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में एक व्यक्ति है जिनका नाम है पीतांबर दास। मैं चाहता हूं ये नाम आप लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट कीजिए, पीतांबर दास। पीतांबर दास ने एक रचना लिखी, और ये बोर्ड तो भर जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी पर लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसका प्रिंट निकालते हैं। पीतांबर दास, आजकल ये खूब बिकता भी है बाजारों में, है ना। पीतांबर दास ने एक गीत लिखा बंगाली में, और वो गीत था कि एक बार विदाई दे माँ, एक बार विदाई दे माँ। इन्होंने एक गीत की रचना की, पीतांबर दास ने गीत की रचना की। और वो गीत मैं इसलिए बोल रहा हूं, गीत की रचना की, उस गीत के बोल थे कि एक बार विदाई दे माँ, एक बार विदाई दे माँ। ये एक बार उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, एक बार विदाई दे माँ। ये गीत इतना फेमस हुआ कि उस समय युवा की जबान पर चढ़कर बोलता था, और हर लोग, ऐसा कहा जाता है कि खुदीराम बोस हो चाहे प्रफुल्ल चाकी हो, उनके जोश और जुनून को अगर किसी ने संजोया तो इस गीतकार ने, पीतांबर दास ने संजोया, और उन्होंने कहा कि एक बार विदाई दे माँ, एक बार विदाई दे माँ। और इस प्रकार से साथियों अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है जिसको आप कहते हैं मुजफ्फरपुर बमकांड, ये साथियों समाप्त हुआ।